Hers Bharadwaj welcome you all into the another amazing sessions of Code India। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज को हमारे सीबीएसई करिकुलम में ऐड करा गया है। और हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 to 12 तक के जो भी कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज होंगे एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर आप कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं या आप फ्यूचर में जाकर अपना कैरियर कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके एज के लिए 6 to 12 क्लास के लिए जो भी कोडिंग से रिलेटेड स्टफ होगा वो सारा का सारा स्टफ आपको इस चैनल पर मिलेगा। और IUI जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम के जितने भी डिफरेंट लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग यहाँ कराते हैं, प्लस उसके सपोर्ट में जो भी हमें थ्योरीज चाहिए होती हैं वो भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर कराते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा और आप जाकर हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहां पर हमने ZIO के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ZIO में आने वाले बहुत सारे कंसेप्ट्स को देखा है। और अगर आपको IUI के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उसके बारे में जान सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है और वो आपको कितनी सारी एकेडमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो अब हम लोग चलते हैं और अपने कोर्स को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग क्लास 7 का इंट्रोडक्शन टू कोडिंग के चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग समझ चुके थे कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स हम लोग कैसे किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं और भी बहुत सारा कुछ देखे थे। अगर आपने उन वीडियोस को अभी नहीं देखा तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर उन वीडियोस को देख सकते हो। वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली डेटा टाइप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स क्या होता है आज हम लोग ये पढ़ेंगे। हम लोग वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी आई बटन पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी। तो बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स ये डिसाइड करता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डेटा को स्टोर किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे रियल लाइफ में जो डेटा है वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो आप वीडियोस देखते हो, जो आप फोटोज खींचते हो, जो आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, इनफैक्ट जो भी आप किसी को टेक्स्ट करते हो, जो भी आप नंबर देखते हो, सारा एक तरीके का डेटा है। हर एक चीज एक डेटा का फॉर्मेट है। ओके, आप देखते हो कि जब भी आपके पेन ड्राइव से डेटा इरेज होता है तो उसके अंदर का वीडियोस, फोटोज, टेक्स्ट सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया का किंग डेटा है और डेटा को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और जब भी हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं तो उस कोडिंग में हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं कि डिफरेंट डेटा पर किस तरीके से ऑपरेशन कर किस तरीके से आउटपुट दिखाना है। तो अगर हमें डेटा पर अलग अलग ऑपरेशन करना है, अलग अलग आउटपुट करना है, सबसे पहले उस डेटा को कहीं तो स्टोर करना होगा। तो उस डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में। अब जब भी हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स को घोषित करते हैं या किसी भी वेरिएबल में किसी भी डेटा को जब हम लोग स्टोर करते हैं तो उसके पहले हम लोग उसका एक डेटा टाइप लिखते हैं या एक डेटा टाइप का सिंटैक्स होता है। मतलब कि डेटा टाइप को लिखने का एक खास रूल होता है। सिंटैक्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज को लिखने के रूल को हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ते थे ना कि पहले सब्जेक्ट लिखते, फिर ऑब्जेक्ट लिखते और फिर ऐसे ही चलते जाता था। ठीक उसी तरीके से कोडिंग में अगर आपको किसी भी वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर करना है तो उसका एक फिक्स्ड रूल होता है। और जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो जनरली प्रोग्रामिंग में उस वेरिएबल से पहले उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में जैसे ही आप वेरिएबल को डेटा असाइन करते हो उसका डेटा टाइप खुद ब खुद डिफाइन हो जाता है। खैर, हम लोग समझ रहे थे कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके साथ उसका डेटा टाइप भी हम लोग लिखते हैं और वो डेटा टाइप हमारे कंप्यूटर को या CPU को बताता है कि ये जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है। और चूंकि हमको पता है कि डेटा अलग अलग साइजेस के होते हैं, कुछ डेटा बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ डेटा मीडियम साइज के होते हैं, कुछ डेटा बहुत बिग होते हैं, तो उसके अनुसार डेटा टाइप को देखते ही हमारा CPU जो है वो हमारे मेमोरी में डिफरेंट स्पेस एलोकेट करता है उस डेटा के लिए। सीधी बात है, जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो साथ ही साथ उसका डेटा टाइप भी डिफाइंड होता है और डेटा टाइप बताता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप के डेटा स्टोर किए जाएंगे और उसके अनुसार ही हमारा CPU जो है या हमारा कंप्यूटर जो है अपने मेमोरी में डिफरेंट स्पेस एलोकेट करता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपको अगर कुछ भी स्टोर करना होता है अपने सिस्टम में तो आप लोग डिफरेंट फोल्डर बना लेते होंगे और उस डिफरेंट फोल्डर में अलग अलग डेटा को स्टोर करते हो। ठीक उसी तरीके से जब आप कोडिंग कर रहे होते हो और आपको जब कोडिंग के टाइम में किसी भी डेटा को कहीं स्टोर करना होता है तो आप वहां पर वेरिएबल बनाते हो।
आई थिंक डेटा टाइप का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। एक बात गौर करने वाली ये भी है कि डेटा टाइप डिसाइड करता है कि दिए गए दो वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर है उनके बीच में क्या रिलेशनल, ऑपरेशनल या लॉजिकल ऑपरेशंस लगेंगे। लाइक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन करें, एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी, ठीक है। ए के अंदर और बी के अंदर अगर हम लोग इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं, किसी इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं, तो इसके बीच में जब हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे तो ये ए और बी के अंदर जो भी इंटीजर स्टोर है उसको सम कर देगा। ओके, बट अगर ए और बी के अंदर स्ट्रिंग, अगर ए और बी के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर किए, स्ट्रिंग भी एक टाइप का डेटा टाइप ही होता है, हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं और अगर ए में भी स्ट्रिंग और बी में भी स्ट्रिंग और बीच में प्लस साइन लगाते हैं तो वो सम नहीं होता बल्कि वो कॉनकैटिनेट हो जाता है। क्या होता है ये सब हम लोग आने वाले क्लासेस में अच्छे से देखेंगे। ओके, ये सारा चीज हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से डेटा टाइप डिसाइड करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कौन से अरिथमेटिक, लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग बुक पढ़ते हैं और डेटा टाइप के बारे में और कुछ जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफर वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स टू सूट द प्रोग्रामर्स नीड। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हमें ऑफर करते हैं। लाइक आपको अगर दिख रहा है कि ये तो बहुत कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं, केवल इतने ही डेटा टाइप्स नहीं, डेटा टाइप्स बहुत तरीके के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, यूजर डिफाइंड में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, और भी डेटा टाइप्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर आपको डेटा टाइप्स के बारे में काफी डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको C++ की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस करा है। वहां पर हमने डेटा टाइप्स के हर एक प्रकार को डिस्कस करा। तो अगर आपको डेटा टाइप्स के बारे में और डिटेल जानना है तो आप जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, आपको काफी डिटेल में वहां पर समझ में आएगा। अभी हम लोग चूंकि क्लास 7 का बुक है तो जितना बेसिक बुक में दिया हुआ है उतना करते जाते हैं और थोड़ा बहुत अपने तरफ से ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर जिनको भी इंटरेस्ट है, हमारे इसी चैनल पर C++ की कंप्लीट प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे हैं जिसमें आप जाकर देख सकते हो कि C++ में कैसे कैसे डेटा टाइप्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हो, और भी बहुत सारा कुछ है वहां पर। ओके, तो जैसा कि हमको पता है कि अलग अलग तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करते हैं, लाइक पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, और भी बहुत सारे तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जिस भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हो उनका सिंटेक्स अलग होता है। लाइक उनमें डेटा टाइप को यूज करने का तरीका अलग होगा, रूल्स अलग होगा। लाइक सपोज दैट कि अगर आप एक वेरिएबल बना रहे हो जिसमें कि आपको एक इंटीजर स्टोर करना है, तो अगर आपको काम C++ में कर रहे हो तो आप लिखोगे इंट a इज इक्वल टू 5 और फिर सेमीकोलन। तो आप यहाँ पर क्या किए कि a नाम का वेरिएबल बनाए जिसका कि डेटा टाइप इंटीजर है और उसमें आप 5 को स्टोर कर दिए हो। लेकिन अगर आपको यही काम पाइथन में करना होगा तो आप सिंपली a इज इक्वल टू 5 लिखोगे और आपका काम हो गया। आपने एक वेरिएबल भी बना दिया और उस वेरिएबल में जैसे ही आप वैल्यू असाइन करते हो वैसे ही वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। पाइथन के अंदर आपको वेरिएबल अलग से नहीं बनाना पड़ता। लाइक जैसे यहाँ पे पहले हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ये जो है हम लोग पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं कि a नाम का वेरिएबल है जो कि इंट डेटा टाइप का है। एक लेकिन पाइथन में जो है क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी वैल्यू असाइन करते हो तो उस वेरिएबल में आप क्या डेटा डाले हो उसके अनुसार वो वेरिएबल डिफाइंड हो जाता है और उसके डेटा टाइप्स भी समझ में आ जाते हैं हमारे सीपीयू को। क्योंकि पाइथन जो है वो काफी एडवांस लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा कुछ नहीं करना रहता, उसके रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। और यही रीजन है कि आज के टाइम में पाइथन इतना पॉपुलर है और इतने अधिक वाइड यूजेज है पाइथन के। क्योंकि पाइथन में अगर हमें C++ में एक वेरिएबल बनाना है तो इतना कुछ करना पड़ेगा, और अगर हमें पाइथन करना है तो केवल a बराबर 5 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से काफी मिलता जुलता है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज क्या है, हमारा इंग्लिश है। तो पाइथन का जो कोड है वो इंग्लिश से काफी हद तक मिलता जुलता रहता है, इसलिए पाइथन आज इतना पॉपुलर है और उसके इतने सारे यूजेज होते हैं। खैर ये तो एक अलग ही टॉपिक है कि पाइथन वर्सेस C++ के अपने फायदे हैं, पाइथन के अपने फायदे हैं, बट इस बुक में बेसिकली पाइथन को लेकर बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बिलो आर द सम बेसिक डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स है जो कि पाइथन में अवेलेबल होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है जो कि पाइथन में है। इसके अलावा बहुत सारे डेटा टाइप्स है जो कि C++ और जावा या अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब एक एक करके
अब हम लोग एक एक करके अलग अलग डेटा टाइप्स को सीखेंगे। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है इंटीजर, तो इंटीजर ऐसा डेटा टाइप है जो तब यूज में आता है जब हमें इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करना हो। मतलब कि एक इंटीजर वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं तो उस इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जिस डेटा टाइप का यूज होता है उसको हम लोग इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं या इंट डेटा टाइप शॉर्ट में कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो, तो जब भी आप वेरिएबल को, मान लो कि यहाँ पे वेरिएबल का जब भी आप नेम लिख रहे हो, तो कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करो तो उससे पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता है। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, इंट ए, तो ये ए नाम का वेरिएबल जैसे ही हम बनाए, ए नाम का वेरिएबल जैसे ही बनाए तो उससे पहले हमको क्या लिखना पड़ा, इंट डेटा टाइप लिखना पड़ा। मतलब कि इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जिस डेटा टाइप का यूज होता है उस डेटा टाइप को हम लोग इंट कहते हैं। अभी इंटीजर वेरिएबल का मतलब क्या है, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई ना कोई इंटीजर ही स्टोर होगा। आपको पता होगा अगर आप क्लास 7 में है कि इंटीजर क्या होता है। नहीं तो ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर आर कंसीडर्ड एज इंटीजर्स। और इंटीजर्स तो मतलब कि आप समझते होगे यार, मतलब कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि इंटीजर क्या होता है। अगर मुझे समझाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आप क्लास 7 में हो, आपको इंटीजर्स पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप गूगल कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट आपको पता होना चाहिए। तो अब हमको समझ में आ गया कि इंट डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो कि इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करने में हेल्प करता है। इंटीजर वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर टाइप के डेटा स्टोर हो रहे होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये यही बताया गया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स कोई भी लेंथ का हो सकता है, या तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा या तो कोई नेगेटिव होल नंबर होगा। जैसे ही होल नंबर बोला गया तो इसमें जीरो इंक्लूड हो गया। ओके, अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट डेटा टाइप कैन बी ऑफ एनी लेंथ, तो ये बात गलत है। एनी लेंथ नहीं होता है, मतलब कि 7 या 8 डिजिट तक का इसकी वैलिडिटी होती है। मतलब 7 या 8 डिजिट के इंटीजर्स जो है आप इसमें स्टोर कर सकते हो। बट डेली लाइफ में हम लोग कभी इतने बड़े इंटीजर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सिंपली लिख दिया गया है कि एनी लेंथ का हम लोग इंटीजर को जो है स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एनी लेंथ के इंटीजर को नहीं स्टोर कर सकते। अगर 8 या 9 डिजिट से अधिक लेंथ के इंटीजर को स्टोर करना होता है तो वहां पर हम लोग लॉन्ग इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। खैर ये थोड़ा डिटेल्ड हो गया, आपके यूज के लिए तो कभी 7 डिजिट का आप इंटीजर कभी नहीं यूज करोगे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी लेंथ का आप इंटीजर को स्टोर कर सकते हो। बट फैक्ट ये है कि इसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर 7 या 8 डिजिट से बड़ा इंटीजर है और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो लॉन्ग इंट या लॉन्ग इंट टाइप अलग अलग डेटा टाइप को हम लोग यूज करते हैं। आई थिंक यहाँ तक फुल क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले डेटा टाइप की तरफ और डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। अब समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, एनीथिंग। मतलब कि जो भी आप देख रहे हो ना, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। अभी डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी लिख दीजिए, राम 1 2 3 @ ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। आप लिख रहे हो व्हाट इज माई नेम, तो यहाँ पर बीच में स्पेस भी आ रहा है, तो स्पेस भी एक तरीके का स्ट्रिंग कैरेक्टर होता है। आपको पता होना चाहिए कि स्पेस भी एक तरीके का स्ट्रिंग कैरेक्टर होता है। ओके, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं, तो हम बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें कि कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर किया गया हो। स्ट्रिंग डेटा क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा हर वो डेटा होता है जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस हो। लाइक आप जो भी ये बुक जो लिखा हुआ है ना, ये आप यहाँ से यहाँ तक का लाइन देखो तो केवल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अल्फाबेट्स है, ये स्पेशल सिंबल हो गया, ये स्पेस है। तो मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो भी डेटा लिखा हुआ है ना, ये जो भी डेटा लिखा हुआ है सब के सब स्ट्रिंग है। इनफैक्ट आप अपने डेली लाइफ में कोई भी कैरेक्टर लिखते हो ना, वो सब स्ट्रिंग है। एक तरीके से अगर आप 20 भी लिखते हो तो ये भी एक तरीके का स्ट्रिंग है। आप 30.4 लिखते हो, ये भी एक स्ट्रिंग है। ओके, तो कहीं भी अगर सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और वाइड स्पेस हो तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे बुक में क्या बताया जा रहा है। तो स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर, इट इज यूज्ड टू डिफाइन एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। एग्जांपल टेक्स्ट जो कि यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अल्फान्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट भी हो और नंबर्स भी हो। तो ये सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया। हम लोग यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप के बारे में पढ़ना भूल चुके हैं,
फ्लोट डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जिसका हेल्प आता है फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। फ्लोट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि फ्लोटिंग नंबर्स को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अपने अंदर स्टोर करता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होता है, हर एक जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना उसी को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। लाइक हम लोग इंट में इंटीजर्स को कवर कर लिए, लेकिन डेसिमल नंबर्स कहाँ आएंगे, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आएंगे। यहाँ पर एक बात बोली गई है कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसमें 15 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर को स्टोर कर सकते हैं। मतलब वो नंबर जिसके 15 डेसिमल प्लेसेस तक चीजें डिफाइन है, नंबर्स डिफाइन है, उस नंबर को हम लोग फ्लोटिंग वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। हम लोग वापस आते हैं अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप में और पढ़ते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। तो इन पाइथन वी कैन यूज सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स टू डिफाइन स्ट्रिंग। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि वेरिएबल्स को आप जैसे कोई डेटा साइन कर देते हो वैसे ही वेरिएबल बन जाता है। पाइथन के अंदर कोई स्पेशल डेटा टाइप लिखना नहीं पड़ता, जैसे कि C++ में हम लोग इंट, फ्लोट, कैर ये सब लिखते हैं, वैसे पाइथन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मान लो हम एक वेरिएबल बनाए a = 5, तो आप कैसे पहचानोगे कि इंटीजर है या स्ट्रिंग है, क्योंकि 5 एक इंटीजर भी है और 5 एक स्ट्रिंग भी है, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा ना। तो अगर ये 5 को हम एज ए स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो इसको डबल कोट में लिख सकते हैं 5, या तो हम a को सिंगल कोट में लिख सकते हैं 5। अगर सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में लिखा हुआ है ना, ट्रिपल कोट के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर a में एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर है, और अगर ऐसा नहीं हो तो आप समझ जाना कि a में एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है। अब आप सोच रहे होगे कि सर a बराबर 5 लिखा हुआ हो या a = 5 लिखा हुआ हो, 5 का वैल्यू तो 5 ही रहेगा, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। नहीं तो ऐसा नहीं है, इंटीजर पर लगने वाले ऑपरेशंस अलग होते हैं और स्ट्रिंग पर लगने वाले ऑपरेशंस अलग होते हैं। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर इंटीजर पर एडिशन सिंबल लगता है तो सम करता है, और स्ट्रिंग पर एडिशन सिंबल लगता है तो कॉन्कैटिनेट करता है। इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कि इनके मायने क्या होते हैं, बट अभी के लिए इतना जानते हैं कि a जो है अगर वो टाइप a = 5 लिखा हुआ है तो ये इंटीजर टाइप का डेटा है, और अगर a = डबल कोट के अंदर 5 लिखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ओके, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बूलियन का कंसेप्ट। बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि बूलियन वेरिएबल डिफाइन करने में हेल्प में आता है, और बूलियन वेरिएबल में केवल 2 ही डेटा स्टोर किए जा सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मतलब बूलियन डेटा जो है वो केवल या तो ट्रू स्टोर करता है या तो केवल फॉल्स स्टोर करता है। तो आई थिंक यहाँ तक काफी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे